नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 1 फेब 2021 को एनटीपीसी का प्रथम शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो जीके के जो टोटल 40 सवाल पूछे गए थे, तो एग्जैक्ट हो वो सारे सवाल मिल चुके हैं और ये सभी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज जो आपका प्रथम पारी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो काफ़ी ईजी सवाल यहाँ पर पूछे गए। मैं कह सकता हूँ 70% रिपीटेड सवाल हैं। और नए सवाल की बात करें तो आपको लगभग 2 से 3 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं देखे, बाकी सारे सवाल आपके देखे हुए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट से रिपीट हुए बहुत से सवाल, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक सारे सवाल देखने के लिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर ऑल सेफ्टी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था, कमेंट करके बताना इन 40 जीके में से आपके कितने सवाल वो करेक्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी से ज्वाइन करना। बहुत से सेम नेम से फेक चल रहे हैं, तो उनसे सावधान रहना है। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भी कैंडिडेट ने अभी टेट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। यहाँ पर 1 वर्ष के तहत आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों होता है कि आपका कंसेप्ट कितना ही कवर हो जाए, लेकिन जब एग्जाम आप देने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस है वो गड़बड़ा जाता है। आपके सवाल पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते, मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ये एक बहुत अच्छा अनलिमिटेड पैक वाला ऑफर है। इसमें 299 रुपये में आपको कितने भी चाहिए आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और इसमें भी यदि आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट होते हैं, जो आपके सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया, SSC, रेलवे, तो सभी के इस एक ही पैक में सारे मॉक टेस्ट आपको मिल रहे हैं। इसमें ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट है, NTPC के 162 मॉक टेस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है और TTG के कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। वैसे ही आज वीडियो डिले हो गया क्योंकि आज आपकी बजट आया था, थोड़ा शेयर मार्केट बिजी हो गया था मैं। तो देखिएगा आपका पहला सवाल पेनिसिलियम है। ये क्या है? पेनिसिलियम की बात करें तो ये आपके फंगस हो जाएगा। क्या है? कवक है। पेनिसिलियम एक कवक है। अगला सवाल LPG की फुल फॉर्म, बिल्कुल इजी सवाल दे दिया, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगी। CNG की पूछ ले तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाती है। नेक्स्ट में देखिए, हीस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी हो जाएगा। विटामिन बी में भी सबसे अधिक विटामिन B12 पाया जाता है, बी कॉम्प्लेक्स में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कितनी बार रिपीट हुआ? सभी को पता होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जनरल डायर के आदेश पर। ये कहाँ पर हुआ है? अमृतसर, पंजाब में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट में देखिए, खिलाफत आंदोलन के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो आज फिर आ गया खिलाफत आंदोलन से, वो भी रिपीट सवाल। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, खिलाफत आंदोलन का जो उद्देश्य था वो तुर्की खलीफा का जो पद है उसको पुनः स्थापित करना था। तो सही स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट दे रखा था जो आपको करेक्ट करना था। बाकी खिलाफत आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 से इसकी शुरुआत की है। इससे पहले NTPC में पूछा हुआ सवाल है, सबसे पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहली समिति का गठन कहाँ पर हुआ? तो मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन हुआ। और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो 24 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कहाँ पर? दिल्ली में इसका सम्मेलन हुआ था। और अगला सवाल देखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है। जो टोटल संगठन है उसकी PDF मैंने आपको बताई थी, 55 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ये सभी बताया हुआ था कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इसका कार्य क्या है संस्था का। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन है मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। और दिवस का पूछा था तो रेड क्रॉस डे है वो 8 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन है। मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। और स्थापना 17 फरवरी 1863 को हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में स्थापना की थी। उनके जन्मदिन पर 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस डे। स्थापना 1863 में की गई है। और ये इसके महानिदेशक वर्तमान में कौन है? और बात करूं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है? तो पीटर मोरर है। महानिदेशक है रॉबर्ट मार्डिनी। इसका मुख्य उद्देश्य जो युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आधुनिक कंप्यूटर का आपको पूछा है, मॉडर्न कंप्यूटर का, तो हो जाएगा एलन
ट्यूरिंग इनके जनक है। वैसे कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। फिर आपके पूछा गया है, हो सकता है ये थोड़ा डीप पूछ रहा कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में जो पुरुष सिंगल में उप विजेता, अब बहुत से कैंडिडेट हैं, पूरा जो ग्रैंड स्लैम रहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, उनके विजेता आपने सारों को मैंने भी बताया था, वो विजेता नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया है रनर अप कौन रहे हैं, सेकंड स्थान पर कौन सा रहा खिलाड़ी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में जो उप विजेता खिलाड़ी रहे वो डोमिनिक थीम रहे हैं, विजेता नोवाक जोकोविच रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से उप विजेता रहे हैं ग्रैंड स्लैम में। 2020 में फ्रेंच ओपन में उप विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच रहे हैं। यूएस ओपन में उप विजेता रहे हैं अलेक्जेंडर ज़वेरेव रहे हैं। और विजेता की बात करें तो फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, यूएस ओपन डोमिनिक थीम। जो यूएस ओपन में जो विजेता रहे हैं वो ही ऑस्ट्रेलियन ओपन में उप विजेता रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच। प्रथम लोकपाल विधेयक है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये थोड़ा पहले का पूछ लिया कि प्रथम लोकपाल विधेयक है वो 1968 में प्रस्तुत किया गया था। पहला जन लोकपाल विधेयक है वो 1968 में अधिवक्ता शांति भूषण के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, और 1969 में ये चौथी लोकसभा में तो पारित हो गया था, लेकिन राज्यसभा से ये पारित नहीं हो सका था। अभी दोस्तों जो लोकपाल है, लोकायुक्त है, वो कौन सा एक्ट है? 2013 का एक्ट है, जो कि पास हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में। ये बिल राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 को हुआ था, लोकसभा में 18 दिसंबर को हुआ है, और ये राष्ट्रपति के द्वारा लागू हुआ वो 16 जनवरी 2014 से लागू किए गए हैं। तो ये 2013 वाला लोकपाल हो जाएगा। और बात करूं लोकपाल शब्द की, तो ये किसने कॉइन किया है? तो 1963 में लक्ष्मी मल सिंघवी के द्वारा ये शब्द गढ़ा गया है। और बात करें प्रथम राज्य कौन सा, काफी इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो महाराष्ट्र है वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1971 के माध्यम से लोकायुक्त पेश करने वाला पहला राज्य था। फर्स्ट लोकपाल कौन है भारत के? तो पिनाकी चंद्र घोष हैं, 19 मार्च 2019 से। अब लोकपाल का इनका कार्य क्या रहता है? तो जो उच्च सरकारी पद हैं उस पर आसीन व्यक्ति, जो कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत सुनना और जांच करना ही इसका कार्य रह जाता है। पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ है? तो प्रथम परमाणु परीक्षण किसी को, सभी कैंडिडेट को पता होगा क्योंकि बहुत बार ये सवाल रिपीट हुआ है, 1974 में हुआ। कब? 1974 18 मई को हुआ है। और फर्स्ट परमाणु परीक्षण को पोखरण फर्स्ट नाम से जानते हैं, इसका कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा है। ये कहाँ पर हुआ है? पोखरण जैसलमेर राजस्थान में। सेकेंड परमाणु परीक्षण की बात करें तो 11 से 13 मई 1998 को हुआ। कब? 1998 सेकेंड, प्रथम 1974, सेकेंड का कोड नाम है ऑपरेशन शक्ति। फिर आपके कि ये और सवाल पूछा गया है, ऑप्शन से आप इजीली कर सकते थे कि संसद के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया से किसे नहीं हटाया जा सकता। आपको पता ही होगा प्रधानमंत्री पर महाभियोग नहीं चलाया जाता, तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते थे। और बाकी राष्ट्रपति हैं उन पर तो चलाया जाता है। मुख्य 3 जो प्रमुख पद हैं, राष्ट्रपति हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यहाँ पर सूचना नहीं, चुनाव आयुक्त होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और जो न्यायाधीश रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनको हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग के तहत रहती है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको हटाया जा सकता है यदि अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत वर्णित है। अगला सवाल देखिएगा, भगवान महावीर का जन्म स्थान है वो स्थल कौन सा है? तो ये भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता चुका हूँ। जब एग्जाम में आया था सवाल कि भगवान महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान करके था, तो उसमें मैंने बताया था उनका जन्म है वो वैशाली में हुआ था। कहाँ? वैशाली के राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में उनका जन्म हुआ था। मोक्ष स्थान है उनका पावापुरी, जिला नालंदा बिहार में है। और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ। महात्मा गांधी ने नमक कानून की अवज्ञा कब की? महात्मा गांधी से फिर सवाल आ गया, बिल्कुल इजी सवाल, रिपीटेड सवाल है, 3 से 4 चैप्टर में बता चुका हूँ आपको। तो ये पूछा गया है कि जो दांडी सत्याग्रह है वो कब हुआ था, या फिर जो नमक कानून, अंग्रेजों का नमक कानून है, उसकी उन्होंने अवज्ञा कर दी थी नमक बना के समुद्र में। तो ये दांडी मार्च का पूछा था, तो आपको 1930 करेक्ट करना था। और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर लगने वाला कानून था कि नमक कोई नहीं बना सकता है, स्थानीय जो जमींदार वगैरह हैं या फिर स्थानीय लोग हैं उनको अधिकार नहीं था, तो उनको अवज्ञा कर दी थी महात्मा गांधी ने। ये 1930 का जो सविनय कानून भंग कार्यक्रम था महात्मा गांधी जी के द्वारा, नमक कानून है, जो कि साबरमती से लेकर उन्होंने दांडी तक मार्च किया था 78 लोगों के साथ में। तो ये पैदल यात्रा था। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक हाथ में लेकर वहाँ पर समुद्र तट पर नमक बनाया और हाथ में लेकर वो नमक विरोधी जो कानून था उसकी अवज्ञा की थी। तो ये आपके पूछे गए। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि दांडी ये कहाँ पर है, तो गुजरात के नवसारी जिले में। कहाँ पर? नवसारी गुजरात में है। तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद है, वहाँ से लेकर दांडी तक। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा।
और ये एशिया और भारत का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज है जो शेयर मार्केट में BSE NSE है जो सेबी के द्वारा रेगुलेट होते हैं। तो लोकेट ये इससे पहले एग्जाम में पूछा गया है कि BSE है उसका भवन का नाम क्या है या फिर कौन से स्टेट में है। तो ये दलाल स्टेट मुंबई में है। 1875 में स्थापित हुआ था 9 जुलाई 1875 को। वर्तमान में चेयरमैन है जस्टिस विक्रमजीत सेन है, MD है आशीष कुमार चौहान है। और BSE जो बिल्डिंग है अभी उनका नाम है फिरोज जीजीभॉय टावर है। एक कौन सा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी 50 वाला रहता है 50 प्रमुख कंपनियों के स्टॉक। और BSE में कितने रहते हैं तो ये 30 प्रमुख कंपनियों के स्टॉक जो सेंसेक्स रहता है। तो NSE का हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1992 में इनको वैधानिक मान्यता मिल गई है। गृह से चंद्र चतुर्वेदी इनकी अध्यक्ष हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हमेशा पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो एनी बेसेंट है, सभी को पता होगा। यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट ने किया भी होगा जो कि रॉन्ग है। एनी बेसेंट तो भारतीय का पूछा तो एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी। भारतीय महिला जो प्रथम अध्यक्ष रही है राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की तो वो है सरोजनी नायडू रही है। 1925 के कांग्रेस अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था उनके अध्यक्ष रही थे। अब तक जितने भी राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं तो ये हो गई आपकी। सबसे पहले तो एनी बेसेंट रही थी 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद सरोजनी नायडू भारतीय हो जाएगी 1925 कानपुर अधिवेशन में। फिर कौन रही है तो फिर यहाँ पर बात करूँ तो ये हो जाती हैं सेन गुप्ता, नेली सेन गुप्ता है। ये 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में आपको पूछ लें कि कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला कौन थी। तो स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला थी वो थी नेली सेन गुप्ता। और पूछ ले कि स्वतंत्रता के बाद पहली महिला कौन है अध्यक्षता करने वाली, इंदिरा गांधी है। 1978 और 1983 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लॉन्गेस्ट सर्विंग INC प्रेसिडेंट कौन है, सोनिया गांधी है। अब ये भी पूछा जा सकता है महिला की बात आ गई तो डॉक्टर कादम्बिनी गांगुली की बात करूं तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC सत्र हुआ था 1889 बॉम्बे में उनकी पहली महिला है वो डेलीगेट प्रतिनिधि थी। और INC सत्र 1990 में कलकत्ता सत्र में बोलने वाली भी ये पहली महिला थी। और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य से पहली महिला स्नातक भी कादम्बिनी गांगुली है। नेक्स्ट में देखिए दिलवाड़ा जैन मंदिर है। रिपीटेड सवाल है। राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यहाँ पर दो प्रमुख मंदिर हैं। एक तो विमल वसाई मंदिर है जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है, 1031 ईस्वी में बना था। दूसरा है लून वसाई मंदिर जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित हैं। और ये मंदिर बना था 1231 में वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों के द्वारा। तो ये दो प्रमुख मंदिर हैं। वर्तमान में कितने पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं तो पब्लिक सेक्टर यानी जो सार्वजनिक बैंक हैं पहले 22 थे और फिर यहाँ पर जो 10 बैंकों का मर्ज हो गया है तो कितने रह गए, अभी 12 बैंक हो गए हैं। तो वर्तमान में पब्लिक सेक्टर के कितने 12 बैंक हैं। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको बता चुका हूँ। बहुत बार सवाल पूछा गया था कि कौन से बैंक है किस में मर्ज हुआ तो उसमें मैंने बताया था कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो आप देख सकते हो। अब एग्जाम में आने वाले शिफ्ट में आ सकता है कौन सा पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है कौन सा है। तो सभी आपको पता तो होना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, इंडियन बैंक है, यूको बैंक है और बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। ये सभी पब्लिक सेक्टर के बैंक हो जाएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हो जाएंगे। अब देखिए NTPC में इससे पहले एग्जाम में जब सवाल आया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सवाल पूछा गया था कि सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है तो SBI मैंने बताया था और उसमें ये सभी कवर किए थे अपन ने। और सेकेंड सबसे बड़ा है PNB है जिसमें मर्ज किन बैंकों का हुआ है, OBC का हुआ है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का। तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा है, चौथा कैनरा बैंक है जिसमें सिंडिकेट बैंक का मर्ज हुआ है। संविधान में जो DPSP है नीति निर्देशक तत्व है वो किस भाग में, बिल्कुल आसान सा सवाल, भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 मौलिक अधिकार है। फिर 36 से 51 है नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में। भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य जो आर्टिकल 51A में वर्णित है। फिर आपके एक सवाल पूछा गया है कि जो दीफू दर्रा है वो कहाँ स्थित है तो ये हिमालय हो जाएगा आपके अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और जो ये दर्रा है वो इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई पॉइंट बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है। अन्य इंपोर्टेंट में दर्रे की बात करूँ, पास की बात करूँ तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर है। शिपकिला रोहतांग हो गया, रोहतांग बहुत बार पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश है। बारालाचा दर्रा है ये भी हिमाचल प्रदेश में है।
बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, फोटुला खारदुंगला ये छांगला हो गया जम्मू कश्मीर लद्दाख में है, और जेलेपला दर्रा है नाथुला दर्रा सिक्किम में है, लेपू लेक और मानला दर्रा है उत्तराखंड में। अटल टनल किसको जोड़ती है? लेह को मनाली से जोड़ती है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 20 ये कह रहा कि केरल व कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम क्या है? ये भी टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी में नहीं था, एसएससी में आया हुआ सवाल है। केरल व कर्नाटक में होने वाली मानसूनी वर्षा का नाम, तो ये आम्र वर्षा हो जाएगी, जो कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर होने वाली पूर्व मानसून से पूर्व यानी पूर्व मानसून एक तूफानी वर्षा होती है, क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में सहायता देती है, इसलिए ये आम्र वर्षा हो जाएगी केरल कर्नाटक में। अगला सवाल देखिएगा कि किस शहर को ऑटोमोबाइल सिटी कहा जाता है? मतलब जो डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किस सिटी को कहा जाता है? तो ये चेन्नई को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं, ये यंग बंगाल मूवमेंट के कौन है? संस्थापक हैं। ये मूवमेंट जो आंदोलन था ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता है, वहाँ के ये टीचर थे हेनरी लुई विवियन डेरोजियो हैं, उनके द्वारा ये एक उभरता हुआ कट्टरपंथी बंगाली जो मुक्त विचारक हैं उनका ग्रुप बना और ये आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत देखिए, आज कंप्यूटर के काफ़ी कम मतलब हमेशा 3 सवाल पूछे जाते हैं, आज एक सवाल तो ये मॉडर्न कंप्यूटर के पिता पूछा है, दूसरा ये आप कंप्यूटर में काउंट करो जीके में करो, ये 2 ही सवाल आए हैं। तो भारत में मतलब टफ सवाल बिल्कुल नहीं है कंप्यूटर में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1995 को हुई है। अब देखिए डेट भी दिया गया था इस सवाल में, तो 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत है वो कौन सी कंपनी के द्वारा? तो विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा की गई है। ये तो हो गई जो गवर्नमेंट कंपनी। अब जो प्राइवेट निजी ऑपरेटर हैं उनको कब छूट दी गई? तो नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों के द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया था, सबसे पहले भारत में 15 अगस्त 1995 को। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर सवाल ये पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल हैं उनको सफलतापूर्वक फतेह करने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा जो आईपीएस ऑफिसर हैं आईटीबीपी ये ऑफिसर है वो कौन है? तो दक्षिण ध्रुव को सफलतापूर्वक फतेह करने वाली प्रथम महिला आईपीएस है वो है अपर्णा कुमार हैं। जनवरी 2019 के करंट अफेयर से सवाल आया है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता किस वर्ष शुरू हुआ है? तो विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की जाती है। तो और किस वर्ष से ये पहली रिपोर्ट जारी की गई थी? तो फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ये 1 अप्रैल 2012 से स्टार्ट की गई, तो 2012 से इसकी शुरुआत की गई है। 2020 में इंडिया की क्या रैंक है? तो 2020 में इंडिया की रैंक है 144वीं आउट ऑफ 156 में से प्रथम रैंक है फिनलैंड की। अगला सवाल देखिए, वातावरण में किसके मौजूद होने से हे फीवर या फिर इनका हिंदी में नाम है प्रागज ज्वर, आपके क्वेश्चन में हे फीवर दिया गया था। तो जो हाई फीवर है ये कौन से कण मौजूद होने से वातावरण के कारण हो जाता है ये ज्वर? तो ये हो जाएगा पोलन, जो पराग रहते हैं तो पराग कण हैं वो यदि वातावरण में मौजूद रहते हैं तो उस केस में हे फीवर हो जाता है, या फिर जिसे परागज ज्वर बोला जाता है, जो कि नाक के श्लेष्मा कला है वहाँ पर पौधों के पराग के प्रति एक एलर्जी हो जाती है, जैसे छींकें आ जाती हैं, आंखों से पानी गिरता है। किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए आईआईटी मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा है? तो ये सवाल पूछा गया है कविता गोपाल का, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल जीत चुकी है। तो इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली ये आईआईटी मद्रास की पहली महिला छात्र है, तो आईआईटी की प्रथम महिला छात्र हैं। इससे पहले छात्रा है, इससे पहले छात्रों को दिया जाता था और ये प्रथम बार किसी गर्ल्स को मिला है कविता गोपाल को। अगला सवाल, पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ है? पूना पैक्ट है रिपीटेड इजी सवाल बिल्कुल। तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरौदा सेंट्रल जेल है वहां पर हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। कब? 1932 को हुआ था। इससे पहले ये भी पूछा गया इसका क्या उद्देश्य, विषय क्या था? तो ये स्पेशली जो दलित वर्ग हैं उनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त करना और वहां पर उनके लिए कुछ आरक्षण है। आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानसभा में बढ़ा दी गई थी, 71 से 147 कर दी गई थी। तो ये भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ है पुणे की यरौदा सेंट्रल जेल में 1932 में। फिर आपकी एक और इजी सवाल, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? इससे पहले आपके एग्जाम में एनटीपीसी में आया था कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। उसमें मैंने बताया था कि भाई ये हैदराबाद में स्थित है और निर्माण है मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में। इसका निर्माण है वो हैदराबाद तेलंगाना में करवाया गया है। आर्किटेक्ट वास्तुकार मीर मोमिन अस्तरवाड़ी है। स्टाइल इसकी है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कला है।
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन से आप इजीली कर सकते थे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वही आपको दिखेगा, बाकी थोड़े ओड थे। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इससे पहले एग्जाम आ चुका है। और मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, बहुत बार पूछा जाता है कि भारत की जीडीपी गणना के लिए आधार वर्ष कौन सा माना जाता है? तो आधार वर्ष है 2011-12 है, अभी 2017-18 पर ये हो सकता है नया आधार वर्ष है। और भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? 1956 में, उसमें आधार वर्ष माना गया था 1948-49 को। अगला सवाल ये देखिए, ये भी रिपीटेड सवाल है, एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। इससे पहले एग्जाम आया था कि यूनाइटेड नेशंस का जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका विजन कब तक है? तो 2030 तक था। उसमें मैंने बताया कि इससे पहले ये भी पूछा गया कितने लक्ष्यों का गोल है? तो 17 लक्ष्य है। तो टोटल 17 लक्ष्य भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था। आज पूछ लिया कि कौन सा लक्ष्य नहीं है, तो इनमें पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक का जो विजन है, जो SDG वाला रखा गया है, उसमें कौन से लक्ष्य नहीं है, कौन सा विजन नहीं है? तो ये ऑप्शन थे, संपूर्ण जगत से गरीबी मिटाना है, तो जीरो जो पॉवर्टी है वो लक्ष्य था। मैं बताऊंगा कौन से थे। संपूर्ण राज्यों में असमानता कम करना, असमानता भी था। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को 1/3 कम करना है, ये वैसे ही दिखने में भी कि ये नहीं हो सकता, असंभव सा लग रहा है, तो ये दोस्तों लक्ष्य नहीं था। बाकी सभी लक्ष्य थे। कौन से 17 लक्ष्य? इससे पहले पूछा गया कि कितने लक्ष्य? तो 17 सतत विकास लक्ष्य शामिल है एजेंडा 2030 में। एजेंडा आने वाले सीट में पूछ सकते हैं कितने समय तक? 2030 तक है। ये सितंबर 2015 में इसकी घोषणा हुई थी, जिसमें 17 लक्ष्य और 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो कि 2016 से 2030 तक की अवधि में प्राप्त करने थे। अब ये 17 SDG गोल है कौन से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक तो ये है गरीबी बिल्कुल जीरो, नो पॉवर्टी आप कह सकते हो, ये आपका एक गोल हो जाएगा। फिर जीरो हंगर है, मतलब भूखमरी को बिल्कुल जीरो कर देना। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, ये भी इसका एक गोल है। क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। जेंडर इक्वलिटी है, तो ये भी हो जाएगा। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। इंडस्ट्री जो नवाचार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गोल देख सकते हो। रिड्यूस्ड इन इक्वलिटी, तो असमानता है, उसको कम करना, जो ऑप्शन में था आपके। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज हो जाएगा। रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है। क्लाइमेट एक्शन है। लाइफ बिलो वाटर हो जाएगा। लाइफ ऑन लैंड है। पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर पार्टनरशिप टू अचीव द गोल है। ये टोटल 17 गोल आप देख सकते हो। अगला सवाल पूछा गया है, आप थोड़ा बताना इस सवाल में किस प्रकार लैंग्वेज थी। स्टूडेंट बता रहे कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन के अधीन कार्य करते हैं? तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश है जिले की सभी न्यायिक अदालतों का पर्यवेक्षक और जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। बाकी इसमें क्या ऑप्शन थे, किसी को सही आंसर या क्वेश्चन की लैंग्वेज पता है तो कमेंट करना। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बहुत बार एग्जाम में आता रहता है सवाल, तो लेंथ की इकाई हो जाएगी प्रकाश वर्ष है, पारसेक है, ये सभी दूरी या लंबाई की इकाई हो जाती हैं, जो कि बहुत लंबी प्रकाश की जो दूरी रहती है। अब देखिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं, या फिर कह सकते हो एक पारसेक में 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होते हैं। अगला सवाल देखिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? मतलब रीन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत आपको पूछा है, तो ये हो जाएगा जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। आप बताना इसमें क्या ऑप्शन थे। जल विद्युत ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, बायोमास, जैव ईंधन, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे। गैर नवीकरणीय कौन से हैं? तो गैर वाले हो जाएंगे कोयला है, डीजल, केरोसिन जो पेट्रोलियम आ जाता है, प्राकृतिक गैस है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये गैर नवीकरणीय। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है? तो नेचुरल गैस का जो सबसे ज़्यादा रिजर्व है वो है रशिया के पास। किस देश के साथ है? रशिया के पास प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे अधिक है, उसके बाद ईरान के पास है। अब देखिए, मैं बात करूं ऑयल का उत्पादन सर्वाधिक है वो कौन से देश में होता है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऑयल का उत्पादन, एक उत्पादन है, एक निर्यातक है। तो निर्यातक के केस में फर्स्ट सऊदी अरब है, सेकंड रशिया है। और उत्पादन के केस में फर्स्ट यूएसए है, सेकंड सऊदी अरब है। और बात करूं लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर, जो भारत को सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई देता है, वो इराक हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, अब देखिए ये तो ऑयल का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, कौन निर्यातक करता है, लेकिन भंडार कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? भंडार है वेनेजुएला में और सेकंड है सऊदी अरब में। अगला सवाल देखिएगा,
सवाल ये पूछा गया है कि विच इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इन इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ी ऑयल और नेचुरल गैस की कंपनी कौन सी है? तो नाम से स्पष्ट है, ओएनजीसी हो जाएगी, जो कि 75% योगदान है टोटल घरेलू उत्पादन में ओएनजीसी कंपनी का। नेक्स्ट में देखिए, कौन सी लोक कला है जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाती है? उसमें कुछ ऑप्शन थे, एक आपकी मधुबनी था, वर्ली था, मेहंदी था और कोलम था। तो यहाँ पर कोलम करेक्ट हो जाएगा, जो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट, और ये सवाल नंबर 38 है कि जीन पियरे हैरिसन ने कल्पना चावला की जीवनी पर कौन सी बुक लिखी है? तो जीन पियरे हैरिसन है, ये उनके हस्बैंड है कल्पना चावला के। तो उन्होंने उनकी एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द एज ऑफ टाइम। क्या है? एज ऑफ टाइम। HIV वायरस के कारण होने वाला रोग एड्स हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, 40वां सवाल आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम था प्रथम पारी में, एग्जैक्ट ये सवाल क्या पूछे गए हैं स्पष्ट रूप से स्टूडेंट नहीं बता पा रहे हैं, तो इसको आप कमेंट कर देना, मैं PDF में ऐड कर दूंगा। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।